हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल मेरी पाठशाला बाय एसएसटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और जो हमारा आज का पहला क्लास है ये आज स्टार्ट हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएँ, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसमें हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वही पढ़ाऊंगा। इसके लिए इसमें जाहिर सी बात है संविधान है तो अनुच्छेद जरूर होंगे, इसलिए कॉपी और पेन आप लोग लेके बैठे जिससे इसको नोट कर सकें। हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम जान लेते हैं कि संविधान ने हमारी शिक्षा के विषय में क्या कहा है। ठीक है, तो संविधान ने कहा है कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी ये संविधान लागू होगा, जब से उसके बाद 10 वर्ष के अंदर अंदर ये लागू हो जाना चाहिए। क्या लागू हो जाना चाहिए कि जो बच्चा है उसके जब तक वो 14 वर्ष अपनी आयु पूर्ण नहीं कर लेता, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, ये राज्य का उत्तरदायित्व रहेगा इसमें। ठीक है, फिर 1976 से पूर्व ये भी जान लीजिए कि 1976 से पहले जो था, पूर्व जो था, शिक्षा पूरा इसमें शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व था, यानी पूरा राज्य ही इसका जिम्मेदार रहेगा। लेकिन 1976 में एक संशोधन हुआ, हम आगे पढ़ेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ। उसके संशोधन के बाद ये राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची वो होती है दोस्तों जिसपे कानून बनाने का अधिकार, यानी मतलब कुछ अगर उसमें हम नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों के पास इस चीज़ का अधिकार रहेगा, और इसके परिणाम दूरगामी हुए। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को नीति और कानून बनाने का अधिकार होता है। ये मैंने यहाँ पे बताया है, देखिए समवर्ती सूची। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे अब जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा से महत्वपूर्ण कौन कौन से अनुच्छेद है। शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो। तो अनुच्छेद 45 के अनुसार क्या कहा गया, वही सेम जो हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, जो संविधान हमारा कहता है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से, मतलब जब भी संविधान लागू हो रहा है, इससे 10 वर्ष की अवधि में, मतलब 10 वर्ष के अंदर अंदर तैयारी कर लेना चाहिए उनको, कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये वही सेम वही संविधान जो हमारा कहा है वही चीज़ का लिख दिया गया है। आगे अनुच्छेद 51 का आया, इसमें क्या कहा गया कि हर अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। बहुत ही सिंपल है। 51 कम हमारा कहा गया है कि जो भी हमारा गार्जियन रहेगा वो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त कराएगा, मतलब कि उसको शिक्षा देना है। ठीक है, कोई तरीके से रोकेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो संशोधन जान लेते हैं। संशोधन मतलब होता है चेंजेस। क्या चेंजेस, मतलब कुछ एडिशन किया गया, कुछ हटाया गया, वही संशोधन हुआ। ठीक है, तो देखते हैं तो 86वें संशोधन के अधिनियम में 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व से हटा के इसको मौलिक अधिकार कर दिया गया, मतलब बच्चों का ये मौलिक अधिकार रहेगा कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। ठीक है, पारित हुआ था, अभी लागू नहीं हुआ था। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसको भारत के राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित कर दिया गया। दोस्तों, भारत के राजपत्र मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति हमारे इसको प्रकाशित करते हैं, इसको गजट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें चीज़ें आ गई तो वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं। ठीक है, और इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया। कब प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा तारीख, 27 अगस्त 2009 को। पारित कब हुआ था संसद में, तो 4 अगस्त 2009 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको याद रखिएगा, नोट्स में लिखते चलिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 28(1) क्या है, तो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए उसमें कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये 28(1) कहता है। आगे बढ़ते तो अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का पूर्णतः अधिकार होगा। मतलब ये है सीधा सा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो वहाँ की वो भाषा, लिपि एकदम उसको छूट रहेगी, आज़ादी रहेगी कि वहाँ वो बनाए रख सकता है। उसकी जो संस्कृति है उसे फोर्स नहीं कर सकता राज्य।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे अनुच्छेद 29 सेकंड या 29 द्वितीय। इसमें कहा गया है कि ऐसे समुदायों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसे शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में है। मतलब इसका यह है कि सीधा उदाहरण आप देखिए, जैसे मदरसे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर किसी समुदाय के लिए, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप उसे बंद कर दीजिए, मतलब उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वही चीज़ कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध कोई भी विभेद नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें सपोर्ट करना है, उसका प्रबंध करना राज्य की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 46, राज्य निर्बल वर्ग विशेषतः अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा संबंधित हितों में उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। मतलब ये कि राज्य के अंडर जितने भी अनुसूचित जातियां हैं उनमें उनकी वो जिम्मेदारी रहेगी कि उनकी उन्नति देखना है, उसके साथ कोई अन्याय ना हो, उनका शोषण ना हो, उनका मतलब पूरा संरक्षण करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये हमारा अनुच्छेद 46 में कहा गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा अनुच्छेद 46। अब आगे बढ़े तो आपको बताना चाहेंगे कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की हर आयु के एक बच्चे को मतलब निःशुल्क शिक्षा देना है, वो एक अधिनियम बना और इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। ठीक है, 7 अध्याय हैं, 38 खंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बार बार पूछ लेता है कि कितने अध्याय हैं इस अधिनियम में, तो 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। अब हम आपको हर एक अध्याय के बारे में बताएंगे। जैसे पहला अध्याय है स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड बताए गए। दूसरे अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताया गया। तीसरे अध्याय में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावकों के दायित्व बताए गए। स्कूल और शिक्षकों के दायित्व बताए गए। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण और अध्याय 7 में प्रासंगिक बातें। अब आइए एक एक आपको बताते हैं डिटेल में कि कैसे क्या क्या अध्याय कहता है। पहला अध्याय अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि कितने प्रकार के स्कूल हमारे होंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं। तो स्कूल परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। पहला सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। दूसरा अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। तीसरा विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि। और चौथा अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सरकारी जो पहला स्कूल होगा वो सरकारी स्कूल जैसे कहते हैं जो सरकार द्वारा स्थापित है। और दूसरा अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, मतलब वो स्कूल जो एडेड जिन्हें नॉर्मली कहते हैं कि जिनका मतलब अनुदान है वो तो हमें मिल जाएगा और लेकिन होंगे निजी स्कूल। ठीक है, तीसरे आते हैं जो विशेष श्रेणी के स्कूल होते हैं जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, केवीएस। और चौथा आता है अनुदान न पाने वाला निजी स्कूल, मतलब वो प्राइवेट स्कूल जो टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें सरकार से कोई प्रकार का मतलब नहीं होता अनुदान ग्रांट के केस में, बाकी वो रूल्स वही फॉलो करते हैं। अध्याय दूसरे में आते हैं तो इसमें कहा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब ये है कि जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का पूर्णतः अधिकार हो। और इसमें क्या कहा गया कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में यदि किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क आता है तो ये गैर कानूनी होगा, यानी उसको निःशुल्क शिक्षा चाहिए। और बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण जो ट्रांसफ़र होता है उसका भी अधिकार है। ये सब अध्याय 2 में बताया गया। अगर आपको नोट करना है तो नोट करते चलिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा का मतलब पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जा सकता है और उसके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो अध्याय 3 में आते हैं। इसमें है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के क्या दायित्व है, मतलब केंद्र का क्या दायित्व है, राज्य सरकार का क्या दायित्व है और जो अभिभावक है उनका क्या दायित्व है। तो इसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि जो ये अधिनियम है इसका प्रावधान करें और इसके जो भी मतलब बजट होगा, पैसा होगा, धन होगा, उसका प्रावधान करें। कौन? केंद्र और राज्य सरकार। अच्छा, ये इसका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ चर्चा करे, परामर्श ले किस चीज़ का, जो खर्च होंगे, और एक निश्चित प्रतिशत ले उसका अनुदान सहायता मतलब दे। समझ रहे हैं आप कि सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्राप्त करें। और इसमें कहा गया है कि राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगी।
पड़ोस में विद्यालय की सुविधा को भी देखेंगी कैसे वहाँ पे है, और वहाँ पे भी सुनिश्चित करेंगे कि जो कमज़ोर और वंचित वर्ग हैं उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो ये हो गया अध्याय 3 का हिस्सा। अब आते हैं अध्याय 4 में। दोस्तों हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा, 100% एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अध्याय 4 में आते हैं तो इसमें कहा गया है स्कूल और शिक्षकों के दायित्व क्या हैं। मतलब कि अब ये तो हो गए हमारे सरकार और जो भी अभिभावक के दायित्व हो गए, अब कुछ दायित्व स्कूल और शिक्षक के भी बनते हैं। यानी क्या क्या हैं, तो कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान ले सकता है, ना चंदा ले सकता है, और ना ही अभिभावक या बच्चे का चयन के लिए कोई एक सिस्टम बना सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई एक फिक्स नहीं करेगा कि नहीं ऐसे बच्चे मेरे यहाँ आएंगे, ऐसे इतनी फ़ीस एक्स्ट्रा लगेगी, ये सब चीज़ें नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा भी है कि जैसे कोई अगर बच्चा आर्थिक रूप से निर्बल है, मतलब पैसा नहीं है उसके पास, तो उसके लिए क्या है कि वो एक छूट भी दे सकता है, छूट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मतलब एप्लीकेशन के तहत लिख के, तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उसको कुछ फ़ीस में छूट देगी। अच्छा, बच्चे की जो उम्र होगा उसका निर्धारण उसके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे होगा। ये भी स्कूल और शिक्षकों के दायित्व में आता है। ध्यान रखिएगा कि बच्चों की उम्र का जो निर्धारण है उसके बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, और किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। मतलब उसका ही नहीं कि मुझे पसंद नहीं बच्चा ये रेगुलर नहीं आता तो इसका नाम काट दो, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही उसे निष्कासित करेंगे जब तक कि वो अपनी पूरा प्रारंभिक शिक्षा न पूरी कर ले। अच्छा, कुछ शिक्षकों के भी दायित्व होंगे इसमें आता है ना अध्याय में। अच्छा, उनका क्या दायित्व है? उनका है कि नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, उसे पूरा करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता जो है उसका आकलन करना, और समय से उपस्थित होना मैंने बोल ही दिया। और भी सब दायित्व होंगे जो मतलब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, ये सब शिक्षकों के दायित्व होंगे। अब आते हैं अध्याय 5 में। अध्याय 5 में कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किए जाना। मतलब ये जो प्रारंभिक शिक्षा होगी इसको पूरा करना, ये भी एक अध्याय होगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले शैक्षणिक जो प्राधिकार होंगे, ये बच्चों की जो उसका ज्ञान होगा, उसकी प्रतिभा होगी, ठीक है, इन सब चीज़ों का आकलन करेंगे, ये इसमें बताया गया है। अध्याय 6 में बताया गया है कि बाल अधिकारों का संरक्षण। जो बाल अधिकार हैं, यानी जो हमारा अधिनियम है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में ये प्रावधान है कि जिसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा है उसी को अनिवार्य करने के लिए ये बाल अधिकार संरक्षण है। सिंपल सी बात है, इसको क्यों हम इतना हाई फाई बनाएं। अच्छा, अध्याय 7 जो अंतिम है इसमें ये बताया गया है जो अन्य प्रासंगिक बातें हैं, कि इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु, मतलब ये जो हो रहा है प्रावधान, इसमें केंद्र सरकार जो वहाँ की उपयुक्त सरकार और स्थानीय सरकार है उससे संबंधित नियम बना सकती है। मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ इम्प्रूव करना है, इसे सजेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो का सारांश एक निकला बहुत अच्छा, मतलब एक समरी कहते हैं कि इससे हमें ये विवरण प्राप्त होता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता। प्रवेश के दौरान स्कूल और शिक्षकों द्वारा बच्चों के दाखिले के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिकार में भी कहा गया है इसको और प्रभावी बनाने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगी अथवा उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ तक बने रखिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई जरूर रखिए।